Hello and welcome, my dear friend. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me, Fasihullah, lecturer at Kayat Public School and College, and you are watching your on YouTube channel Clinical Nursing Academy. आप सब लोगों को पता है कि हमने बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। इसमें यूनिट फर्स्ट पे चंद लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए हैं। फर्स्ट 3 लेक्चर में हमने डिटेल के साथ फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट पे डिटेल में बात की है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो केमिकल फार्मूला पे बात करने वाले हैं कि हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय द केमिकल फार्मूला। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय द केमिकल फार्मूला। तो बेटा आपने ध्यान में रखना है कि केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री में इसी को कहते हैं कि इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अगर हम लोग वाटर को देख लेते हैं कि हमारे पास वाटर में कौन कौन से कंपाउंड है, तो आप देख लिए इसमें हमारे पास इस वाटर एक कंपाउंड है, लेकिन इसमें हम दो क्या है, दो एलिमेंट है। एक हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन एलिमेंट का कितना एटम है, तो 2 एटम है उसके, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका 1 है। अगर हम लोग ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज हमारे पास क्या है, अगर हम लोग ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज को आप देख ले तो हमारे पास C6H12O6। इसमें 3 क्या है, इसमें 3 एलिमेंट है, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है और चौथा क्या है, चौथा ऑक्सीजन है। अगर आप देख ले तो इसमें कार्बन 6 है, कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 6 एटम्स है। तो इसी तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो आप डेफिनेशन को भी जरा देख ले, हमारे पास डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द केमिकल फार्मूला इंडिकेट द एलिमेंट इन देयर प्रोपोर्शंस इन अ कंपाउंड, कि एलिमेंट कौन सा है और इसका प्रोपोर्शन कितना है एक कंपाउंड में, तो इसको हम लोग केमिकल फार्मूला कहते हैं। फिर ये केमिकल फार्मूलाए 4 किस्म के होते हैं। एक को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट प्रोपोर्शन डिनोट किया गया है कि हमारे पास कितने एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में कोई एलिमेंट इसमें मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख ले तो ये एक ब्यूटेन का फार्मूला है। तो ब्यूटेन में आप देख ले तो ब्यूटेन क्या है, इसमें 2 एलिमेंट है, एक हमारे पास कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है। तो इसमें एग्जैक्टली 4 कार्बन है, एग्जैक्टली 10 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 5। तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला हमें कहते हैं कि द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। फिर 2 टाइप्स ऑफ अदर फार्मूलाए आते हैं जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक को हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला होता है जिसमें तमाम बॉन्ड्स इलस्ट्रेट किए गए हैं, दिखाई देते हो, वो हमारे पास क्या है, वो स्ट्रक्चर फार्मूला है। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन को देख ले, ये हमारे पास ब्यूटेन है। तो अगर आप ब्यूटेन के स्ट्रक्चर फार्मूला को आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 कार्बन जो है वो बनाए गए हैं। आप देख ले 4 कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन को अगर आप कहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन ये दिखाई गई है। हर एक के अपने अपने बॉन्डिंग के, कार्बन और कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ एक बॉन्ड है और तमाम बॉन्ड्स दिखाए गए हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जबकि अगर हमारे पास चौथे फार्मूले पे आते हैं तो चौथा फार्मूला हमारे पास कंडेंस फार्मूला है। कंडेंस फार्मूला हम उसको कहते हैं कि जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप हो वो आपको दिखाया गया हो, वो आपको इलस्ट्रेट किया गया हो, वो कंडेंस फार्मूला कहलाता है। यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर ये पहला पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, इसका ये चौथा पोर्शन है। अगर हम इसको अरेज करें, इसको हम अरेज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जरा दिखाई दे आपको कि इसमें कितने यूनिट्स है। अगर हम एक-एक यूनिट को कलेक्टिवली लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास इसका कंडेंस फार्मूला बन जाएगा। आप देख लीजिए, ये 1 यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है, ये चौथा यूनिट है। पहले यूनिट में कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये पहला यूनिट बन गया। दूसरे यूनिट में 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो दूसरा यूनिट बन गया। तीसरे में हमारे पास क्या है, 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तीसरा यूनिट बन गया और ये चौथा यूनिट बन गया। और इसी तरीके से ये हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं देता। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेकंड ईयर में सही से पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है। लेकिन लेट मी एक्सप्लेन, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो मैं एक फंक्शनल ग्रुप आपके लिए बनाता हूं, उसमें आप देख लें कि किस तरीके से कोई भी फंक्शनल ग्रुप वर्क करती है। आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो एक के कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आपने सुना हुआ है और इसमें आप देखते हैं कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से है। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो कोई भी एलिमेंट आप ले लें, फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कि ये क्या है, CH3 है, फिर हमारे पास CH2 है, फिर इसके बाद C और ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ अटैच है। तो इसका अगर हम कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो कंडेंस फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, CH3 हम पहले लिखेंगे क्योंकि पहला यूनिट है, फिर दूसरा हम लिखेंगे CH2 क्योंकि दूसरा यूनिट है, और यहाँ पर COOH ये इसका आखिरी यूनिट है। तो यहाँ पर आप देख ले हर एक यूनिट को हमने अलग-अलग लिखा ताकि हमें पता चले कि इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो ये इसका क्या है, ये इसका कंडेंस फार्मूला है। ये हम क्यों लिखते हैं, ये एम्बिग्विटी से बचने के लिए। एम्बिग्विटी से किस तरीके से बचने के लिए, अगर आप यहाँ पर
ध्यान दें और आप यहाँ पर देखें, तो आपको मैं दिखाता चलूँ कि हमारे पास किस तरीके से ये होता है। यहाँ पर हम एक स्क्रीन लेते हैं, ये हमारे पास एक स्क्रीन आ गया। तो यहाँ पर अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास ईस्टर है, ईस्टर को हम लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप देख लें तो ये फ़ॉर्मूला है। ये इसका हमारे पास क्या है? ये इसका स्ट्रक्चर जनरल फ़ॉर्मूला है। और अगर आप ईस्टर का फ़ॉर्मूला देख लें तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका फ़ॉर्मूला है, ये इसका फ़ॉर्मूला है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन्स हैं, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जनरल फ़ॉर्मूला और इसका जनरल फ़ॉर्मूला सेम होगा, वो कैसे सेम होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जनरल फ़ॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? CN, N नंबर होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद कितनी कम होगी? यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद को अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास सॉरी H2N, वो 2N होगा और इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद कितनी कम होगी? यहाँ पर 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, तो अगर 1 है तो इसको हम लोग लिखेंगे -3 होगा। और फिर हमारे पास यहाँ पर O हमारे पास क्या होगा? O का नंबर क्या होगा? O का नंबर हमारे पास 2 होगा। तो अगर आप देखेंगे इस जनरल फ़ॉर्मूला को यहाँ पर फिट करेंगे, कोई भी कंपाउंड में यहाँ पर बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये CH3 बन गया, CH3, CH2 बन गया और C डबल बॉन्ड OH बन गया। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरा हम ईस्टर बनाते हैं और ईस्टर किस तरीके से बनता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास CH3, फिर O, फिर C, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर देख ले ये एक CH3 है। इन तमाम में आप काउंट कर ले, एक इस कंपाउंड में भी आप नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर ले, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को काउंट कर ले, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को काउंट कर ले और इसमें भी काउंट कर ले, आपके पास सेम ही आएंगे। इसमें देख ले कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है हमारे पास, दूसरा कार्बन है और तीसरा कार्बन है। तो ये हमारे पास C3। H कितने हैं? 3, 5 और 6, इसमें क्या हो जाएंगे? H6। यहाँ पर ऑक्सीजन को देख ले, 1 और 2, O2 बन जाएगा कि नहीं? यहाँ पर अगर आप देख ले तो यहाँ पर भी एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये भी C3 है। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन, Hb6 है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन आपके पास O2 है। तो आप जनरल फार्मूला को देखेंगे तो जनरल फार्मूला इसका सेम है। तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है या दूसरा हमारे पास ईस्टर का है? तो इस वजह से हम ये कंडेंस फार्मूला लिखते हैं। कंडेंस फार्मूला में हम क्या लिखते हैं? अगर हम इसकी कंडेंस फार्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं CH3, CH2, COOH। तो हम लोग इस फार्मूलाए से, इस फंक्शनल ग्रुप से ये डिनोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। जबकि अगर हम इसका फार्मूलाए लिखेंगे तो इसका फार्मूलाए जो है वो अलग होगा। वो क्या होगा? वो हमारे पास CH3, COO, फिर CH3। तो यहाँ पर आपको पता चला कि हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स है कि ये हमारे पास ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसी तरीके से हम इस फंक्शनल ग्रुप को जो है क्या करते हैं? हम उसको एक दूसरे से सेपरेट लिखते हैं और हम कंडेंस फार्मूला लिखते हैं। तो उम्मीद है आपको कंडेंस फार्मूला की समझ आई होगी और इसकी रैशनैली आप समझ चुके होंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक एटम है, वो केमिकल रिएक्शन क्यों करता है और केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? यहाँ पर अगर आप देख लें तो केमिकल रिएक्शन इसको कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिल जाए और वो अपने कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लॉस करे, जो हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है कि अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन सम केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किसको कहते हैं? कि एक दफ़ा कोई चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाए, दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती, इसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक लकड़ी लेते हैं और इस लकड़ी को जलाते हैं। जब ये जल जाता है तो इससे राख बनता है और ये राख हमारे पास क्या है? इस राख को आप देख लेते हैं तो ये राख से दोबारा से आप इस लकड़ी बना सकती हैं? नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास क्या है? एक केमिकल चेंज है। या फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिखते हैं कि आप लोग ने ये लिया, ये वाटर लिया और वाटर में आपने साल्ट डाला। तो आपने वाटर में से साल्ट डाला, तो आप मुझे बताइए ये एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? क्योंकि वाटर में जब आप साल्ट को डालते हैं तो साल्ट को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अगर आप कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है तो यू आर रॉन्ग। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है और ना केमिकल चेंज है, बिकॉज़ हम साल्ट को सेपरेट कर सकते हैं थ्रू बॉइलिंग। अगर हम इस वाटर को बॉयल करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और साल्ट आपके पास रह जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि इफ अ सब्सटेंस चेंज इन अ वे अदर देन अ चेंज टू इट स्टेट ऑफ मैटर, कि अगर कोई सब्सटेंस है और वो अपने स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करता है, देन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी टेकन प्लेस। फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब ये है कि अगर आप देख लेते हैं, लेट मी टेक अनदर पेन।
अगर आप देखते हैं वाटर बनना, तो एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। दूसरे एक दूसरे के साथ जब ये मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये वाटर बनाते हैं। और वाटर को अगर आप देख ले तो ये एक लिक्विड है। तो उन्होंने हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने अपने स्टेट को चेंज किया और वाटर बना दिया, तो ये हमारे पास एक केमिकल चेंज है। फिर हम लोग देखते हैं कि द केमिकल्स दैट आर यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल यूज होते हैं केमिकल रिएक्शन में, इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनते हैं इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप देख ले तो ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और ये जो वाटर बन रहा है ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। हम इस रिएक्शन को डिनोट करने के लिए एक इक्वेशन यूज करते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को जरा और से आप समझ लीजिएगा कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन में क्या कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में आप लोग देखते हैं सबसे पहले जो रिएक्शन में यूज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। यहाँ पर देख लीजिए रिएक्टेंट लिखा गया है। फिर ये एरो से हम डिनोट करते हैं ये कौन से किस टाइप का रिएक्शन है, इसको हम लोग रिएक्शन एरो कहते हैं। अगर एक एरो है तो इसको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता। अगर इस तरीके से एरो है या इस तरीके से एरो है, ये हमारे पास डबल हेडेड एरो है या डबल हेडेड एरो है, तो इस ये किस रिएक्शन का टाइप है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के टाइप है और सिंबल है, और इससे हम डिनोट करते हैं कि प्रोडक्ट से वापस से भी रिएक्टेंट बन सकता है। लेकिन जो एरो के बाद आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। दूसरी बात अगर आप लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी रिएक्टेंट हो, तो इसके साथ दो नंबर हो सकते हैं। या तो हमारे पास उससे पहले एक नंबर लिखा हुआ होगा, इससे पहले जो नंबर लिखा हुआ होगा उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम इतने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स ये डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट। और ये हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन दूसरा एक छोटा सा नंबर जो है इसके साथ लिखा हुआ होगा उसको हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये सबस्क्रिप्ट इसलिए उसके पास होता है कि ये किस फॉर्म में हमारे पास यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, इसको जरा आपने गौर से देखना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग जब रिएक्शन करते थे, अभी हमने रिएक्शन की किस बात की, वाटर वाटर बनाने की। तो वाटर बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन को लिया और ऑक्सीजन को लिया और इसने वाटर बना दिया, तो यहाँ पर देखिए। लेकिन अगर हम लोग क्या लेते हैं, NaCl बनाते हैं, तो हम सोडियम लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं, और इससे क्या बनता है, NaCl। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन के साथ मैंने 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ 2 लिखा हुआ है, क्लोरीन के साथ 2 लिखा हुआ है, लेकिन Na के साथ कभी 2 नहीं लिखा गया, स्मॉल में, सबस्क्रिप्ट में। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो सोडियम है, ये सोडियम आप लोगों के पास यूनिवर्स में एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद हो सकता है। ये हमारे पास एक मेटल है, तो मेटल हमारे पास हमेशा एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जितने भी नॉन मेटल है, आपने ये ज़हन में रखना है, वो हमारे पास हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे, तो आपने उसके साथ सबस्क्रिप्ट 2 लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखते हैं किसी भी रिएक्शन में, आपने ये बात ज़हन में बिठानी है कि हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं, तो इसके वो हमारे पास सिंगल रह सकते हैं, वो हमारे पास सिंगल रहेंगे। लेकिन जितने भी नॉन मेटल है, जितने भी हमारे पास क्या है बेटा, नॉन मेटल हैं, तो वो सारे के नॉन मेटल ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा, मॉलिक्यूलर। यानी आप लोग अगर मैग्नीशियम को लेंगे तो यहाँ पर आप 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, कोई भी नहीं लिखेंगे। एल्यूमिनियम अगर आप लेंगे तो ये इसी तरीके से होगा, आप सोडियम लेंगे तो ये इसी तरीके से होगा, कैल्शियम लेंगे तो इसी तरीके से होगा, सीजियम लेंगे तो इसी तरीके से होगा। लेकिन हमारे पास आप क्लोरीन लेंगे, या आप लोग सल्फर लेंगे, या आप लोग ऑक्सीजन लेंगे, या आप लोग हाइड्रोजन लेंगे, तो ये सारे नॉन मेटल है, तो ये हमारे पास इसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते यूनिवर्स में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में। तो इस वजह से आपने उसके साथ 2 लगाने हैं, और जब भी आपने इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन में जब नॉन मेटल आएगा तो इसके साथ आपने सबस्क्रिप्ट में 2 लगाना है, तभी आपका रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा, और तभी आप उसको सही तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देख लेते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को आपने देख लिया, लेकिन इक्वेशन में आपने जो कोफिशिएंट लिखा, वो कोफिशिएंट आपने किस तरीके से लिखा, ये कोफिशिएंट लिखने का अंदाज किस तरीके से है, इसको हम लोग देखते हैं। जब ये कोफिशिएंट का हम लोग इस अंदाज को देखते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, आप लोग अगर देख लें तो ये हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो किस तरीके से लिखा जाता है। लेट्स सपोज मैं आपको ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके साथ 2 नहीं लिखा और वाटर बन रहा है, मैं यहाँ पर एक रिएक्शन यहाँ पर लिख लेता हूँ, इस रिएक्शन को दोबारा से हम लिख लेते हैं, इसको अरेज करते हैं और इसी रिएक्शन को दोबारा से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही हाइड्रोजन है, ये मिल गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और इसने वाटर बनाया H2O। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर H2O जो बना H2O, तो हमारे पास यहाँ पर O तो 1 है, यहाँ पर तो 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट पे जितना मास होगा उतना मास
हमारे पास प्रोडक्ट में भी होगा। यहाँ पर कितना मास है, इसका मास 2 है और इसका मास, अगर इसका मास 16 है तो 16 और 16 इसका 32 बन गया, तो ये 34 बन गया। तो अगर इसका मास 34 है लेकिन वाटर का हमारे पास क्या है मास, ये तो 18 आता है, तो वो जितना मास 16 मार्क्स कहाँ पर गया, तो 16 AMU मास हमारे पास कहाँ पर नहीं जा सकता, तो हमने इसको बैलेंस करना है। किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे, हम इक्वेशन को देखेंगे, हाइड्रोजन तो सेम है, अगर हाइड्रोजन सेम है, अगर हम इस ऑक्सीजन को हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन 2 है, तो हम इस ऑक्सीजन को 2 करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो सेम हो गए, कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन फिर 4 हो गए, 2 2 4, ये 2 इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए प्रोडक्ट साइड में और 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो पूरे हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अभी यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, तो हम 2 लगाएंगे, अभी दोनों साइड पे हाइड्रोजन भी सेम है और ऑक्सीजन भी सेम है। हाइड्रोजन को जरा आप देख ले, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पर आप देख ले 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देख ले 4 क्या है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। इसी तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे। और ये जो आप छोटे छोटे पैरेंथेसिस में आपको दिखाई दे रहा है जी और एल, ये इसका स्टेट्स ऑफ मैटर है कि कौन से स्टेट में है। यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में है हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है और यहाँ पर अगर आप H2O को देखेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में है। और इसी तरीके से हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और कोई भी केमिकल इक्वेशन को आपने लिखना है, ये अपने अंडरस्टैंड करना है। फिर बेटा आगे जाते हैं कि केमिकल इक्वेशन में आप लोग देखें कि ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर अगर आप सोडियम को देखेंगे तो सोडियम मेटल है, बिल्कुल एलिमेंटल फॉर्म में लिखा गया है। तो फिर हमारे पास क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्लोरीन आप देख लिए 2 लिखा गया है, तो ये नॉन मेटल है, तो इस वजह से ये बनाता है NaCl और ये आपने देखा था कि ये हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग के जरिए से बन रहा था। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन तो 2 है, यहाँ पर क्लोरीन तो 1 बन रहा है, तो आपने इसके साथ 2 लिखा और इसके साथ 2 लिखने के बाद यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 लिखा गया है किसके साथ, सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ भी आपने 2 लिखना है। अंडरस्टैंड बेटा, तो हमारे पास 2 सोडियम है तो 2 सोडियम है और 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है। अगर आप कॉपर और सल्फर की रिएक्शन को देखेंगे तो हमारे पास कॉपर सल्फाइड बनता है और कॉपर सल्फाइड हमारे पास अगर यहाँ पर देखेंगे तो सल्फर यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में लिखा गया है, जो चूंकि आप लोगों को पता है गलत है, तो यहाँ पर आप लोग 2 लिखेंगे क्योंकि नॉन मेटल है, तो यहाँ पर ये H2 के फॉर्म में मिलेगा। और जब ये रिएक्शन करता है तो ये अगर कॉपर सल्फाइड बनता है तो यहाँ पर आप देख ले ये हमारे पास 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 सल्फर हैं तो यहाँ पर 2 सल्फर होंगे, लेकिन कॉपर भी 2 हैं तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो इसी तरीके से ये भी इक्वेशन क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबे हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट को अभी मैंने बताया कि कोफिशिएंट को किस तरीके से लिखना है, वो बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशंस से आपने करना है। और ये सबस्क्रिप्ट कहाँ से लिखना है ये आपको पता है कि हमारे पास अगर नॉन मेटल है तो हम 2 लिखेंगे, अगर नॉन मेटल नहीं है तो हम लोग कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है क्या बेटा, पीरियाडिक टेबल। हम पीरियाडिक टेबल में देखते हैं कि कौन सी चीज को कहाँ पर वाक़या है। तो यहाँ पर ये जितनी भी पीरियड है हमने इसकी बात की थी ना कि हमारे पास एस ब्लॉक और ये हमारे पास डी ब्लॉक, एस और डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे क्या हैं, सारे मेटल है। लेकिन हमारे पास ये पी ब्लॉक एलिमेंट में इसमें कुछ सेमी मेटल्स हैं, कुछ हमारे पास सेमी मेटल्स है और कुछ हमारे पास नॉन मेटल है। लेकिन जितना हम राइट साइड पे जाएंगे उतना हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास नॉन मेटल में आते हैं। यहाँ पर आप पीरियडिक टेबल में देख भी सकते हैं कि हमारे पास नॉन मेटल कहाँ है, तो इस कलर के जितने भी कंपाउंड है वो हमारे पास नॉन मेटल है। और ये हमारे पास हेलोजन भी नॉन मेटल है और नोबल गैसेस भी आपके पास क्या है, आपके पास नॉन मेटल है। फिर हम लोग केमिकल रिएक्शंस को देख लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। तो हमारे पास 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है इन वर्ड एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। एक को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एक को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, एक को हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्दर 2 टाइप का है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर इसके बाद कंबशन रिएक्शंस है। अभी हम लोग एक एक को देख लेते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, रिकम्बिनेशन रिएक्शंस। रिकम्बिनेशन रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये भी इसके साथ आप लिख ले। एडिशन रिएक्शन क्या है बेटा, आपने याद रखना है कि जब 2 चीज, सिंपल सी चीज है कि अगर 2 रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट कितने हैं, एक कैल्शियम है और दूसरा हमारे पास क्या है, सल्फर है। तो 2 रिएक्टेंट है, दो हमारे पास 2 रिएक्टेंट मिल गए तो एक ही प्रोडक्ट बना, एक ही पार्टिकल ऑफ द प्रोडक्ट बना। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आपसे मैं टेस्ट लेता हूं, आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेट मी टेल यू, कोई भी एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी है, ए और बी हमारे पास ए बी बनाता है। फिर हम लोग लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये अगर कंबाइन हो जाता है तो ए बी सी बनाता है। फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये अगर मिल जाता है तो ए बी सी डी बनाता है। तो इनमें से कौन सा आप मुझे बताएं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोचिएगा इस बारे में। अगर आपका आंसर है कि ए हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और बाकी 2 नहीं है तो आप गलत है,
क्योंकि ये भी आप देख लें, ये भी हमारे पास कई सारे रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने प्रोडक्ट पर आपने क्या करना है, फोकस करना है कि प्रोडक्ट में बन क्या रहा है। प्रोडक्ट में अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो वो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अंडरस्टैंड बेटा? आपने इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करना, बिल्कुल आसान से है। इसके बाद दूसरा रिएक्शन आता है, वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। बिल्कुल अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप लोग देखेंगे कि हमारे पास एक ही रिएक्टेंट आपको आपको मिलेगा और एक ही रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में जो है वो क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा और ब्रेक डाउन होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए हमारे पास कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड हमारे पास ब्रेक डाउन इसकी होती है, एक वाटर बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास कितने सारे कंपोनेंट बना सकते हैं, आपने फोकस करना है रिएक्टेंट पर। अगर रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट कई सारे बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, वो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फिर हम लोग जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट इसी को कहते हैं कि एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह जाए। यहाँ पर आप लोग देखिए तो 2 रिएक्टेंट है, एक है रिएक्टेंट ए और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा हमारे पास है रिएक्टेंट बीसी। तो 2 रिएक्टेंट है, एक ए रिएक्टेंट है और एक बीसी रिएक्टेंट है। लेकिन जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास ए को आप देख ले, ये ए किसको रिप्लेस करता है, इस बी के प्लेस को रिप्लेस करता है, बी को अकेला छोड़ देता है और अपने आप को सी के साथ कंबाइन करते हैं और हमारे पास ए सी बनता है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये बी रिप्लेस हुआ बाय ए, तो इसको और सिंगल रिप्लेसमेंट हुआ। 2 कंपाउंड तो रिप्लेस नहीं हुए ना, एक कंपाउंड रिप्लेस हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख ले, ये एक जगह है, इसके पास, इस रिएक्शन के पास 2 जगह है और ये जब कंबाइन हो जाता है, इसके पास ए है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो इसके पास जब ये रिएक्टेंट ये कंबाइन हो जाते हैं ये रिएक्टेंट, तो हमारे पास वही 2 क्या बन जाते हैं, वही 2 प्रोडक्ट में भी बन जाते हैं। लेकिन जो प्लेस था ए का, उन्होंने बी के साथ अपना प्लेस चेंज किया, बी यहाँ पर आ गया ए के प्लेस में और बी के प्लेस में ए चला गया और यहाँ पर सी चला गया, तो ये एक प्रोडक्ट बना। इसको हम सिंगल रिप्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आप देख ले, ये आप देख ले कि हमारे पास क्या है, फेरिक है यानी आयरन है। आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो हमारे पास बनाता है कॉपर और फिर ये अपने आप को यानी फेरिक इस कॉपर को रिप्लेस करता है और खुद को सल्फेट के साथ अटैच करता है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन को, इसको हम लोग मेटाथीसिस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन ये है कि एक कंपाउंड अपने प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पर जाएगा और दूसरा पहले वाली जगह पर आएगा, अपने रिप्लेसमेंट यानी अपनी जगह को एक्सचेंज करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देख ले कि ए अपनी जगह छोड़ रहा है, सी की जगह पर जा रहा है। यहाँ पर देख ले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख ले कि हमारे पास यहाँ पर इन 2 को देख ले, ए और बी है और यहाँ पर ए और डी है। तो इस ए को आप देख ले, ये ए के साथ कौन कंबाइन हो रहा है, डी इसके बाद आ रहा है और बी यहाँ से चला जाता है, डी की जगह आप ले लेता है, तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर बी अपना जगह चेंज करता है, यहाँ पर डी अपना जगह चेंज करता है, अब एक दूसरे के साथ रिप्लेस करते हैं अपनी जगह को, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर आप देख ले, तो ये हमारे पास कौन सी है, अगर आप यहाँ पर कोई भी रिएक्शंस आप कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल AgNO3 है और आपके पास CuSO4 है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास अगर बन जाए AgSO4 और प्लस बन जाए, क्या बन जाए, CuNO3, तो आप देख ले कि हमारे पास AgNO3 के साथ अटैच था, लेकिन Ag यहाँ पर कॉपर को रिप्लेस किया, SO4 के साथ अटैच हो गया और यहाँ पर कॉपर ने इस Ag को रिप्लेस किया और NO3 के साथ अटैच हो गया, तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद दूसरे रिएक्शन आते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 बड़ी एक्सट्रीम पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ पीएच एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, रिएक्शन करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। एक जगह पर एसिड अटैच हो जाता है, दूसरा बेस अटैच हो जाता है और फिर हमारे पास साल्ट बनता है और वाटर बनता है। आगे स्लाइड में हम देखेंगे कि बेस क्या है और एसिड क्या है। उम्मीद है आपने 9, 10 फर्स्ट सेकंड ईयर में इसको अच्छे से डिटेल के साथ समझा भी हुआ है। अगर आपने नहीं समझा तो डोंट वरी, हम लोग इसको फिर से दोबारा से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। यहाँ पर आप देख ले, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बेस है। क्यों बेस है, यहाँ पर हम 2 थ्योरीज 3 थ्योरीज को डिस्कस करेंगे कि एक थ्योरी हमें ये कहती है ब्रॉन्स्टेड एंड लावरी थ्योरी के जिस भी स्पीशी के साथ OH आयन है वो हमारे पास बेस कहलाता है। तो इस वजह से इसके पास OH आयन है, जिसके पास क्या है, H प्लस आयन, H प्लस आयन है, ये प्लस है, ये माइनस नहीं है, H प्लस आयन है, इसको हम लोग एसिड कहते हैं। तो ये बेस और एसिड जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जब ये दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, इसको हम लोग साल्ट कहते हैं। तो एक तो साल्ट बना NaCl जिसको हम टेबल
टेबल साल्ट कहते हैं, जो हम खाते भी हैं नमक, वो हमारे पास NaCl है और इसके साथ वाटर बन रहा है। इसके अलावा आप देख लें यहाँ पर एसिड और बेस जब कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है और साल्ट। HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक एसिड है। जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है और NaCl बनता है। यानी हमारे पास यहाँ पर देख ले तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से, आप देख लेना बेटा कि हमारे पास ये हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ पर जाता है, ये हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर रहता है, लेकिन क्लोरीन क्लोरीन जो है ये यहाँ पर आता है और यहाँ पर जो OH आयन है ये वहां पर जाता है। तो क्लोरीन जब यहाँ पर आता है तो इस NaCl बनता है और जब OH वहां पर जाता है तो एक H वहां से पहले भी मौजूद होता है तो वो वाटर बनाता है। फिर आप लोग देखते हैं ये नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड जब HNO3 एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH, तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है NaNO3 जो कि एक साल्ट है। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एसिड और बेसिस क्या है बेटा, इसको जरा आप देख ले। हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको हम अर्हीनियस कंसेप्ट कहते हैं। अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड कौन है, बेस कौन है। अर्हीनियस कंसेप्ट इंतहाई सिंपल कंसेप्ट है और वो बेस करती है कि हमारे पास अगर कोई भी स्पीशी आप वाटर में डालेंगे, एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे और वो आपके पास H+ आयन दे दे तो वो एसिड कहलाता है। और अगर आप कोई भी स्पीशी को वाटर में डालेंगे और आपके पास OH आयन देगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये अकॉर्डिंग टू दी अर्हीनियस थ्योरी है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी थ्योरी आती है और उसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा, उसको हम लोग ब्रांस्टेड एंड लवरी कंसेप्ट कहते हैं। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि एसिड और बेस किस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं कि एसिड अपना प्रोटॉन इसको दे देते हैं और वो उसको एक्सेप्ट करता है और इसी तरीके से ये एसिड और बेस बनता है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये हमारे पास ब्रांस्टेड एंड लवरी कंसेप्ट है। ब्रांस्टेड एंड लवरी कंसेप्ट क्या कहता है, उसके मुताबिक एसिड क्या है, उन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, क्योंकि हर एक स्पीशी को हम वाटर में डाल ही नहीं सकते और अगर हम डालेंगे तो कोई स्पीशी हमारे पास कुछ स्पीशी ऐसे हैं जो वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो H+ आयन देते हैं या OH आयन देते हैं। तो इस वजह से ये एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट है। उन्होंने बताया कि जो हमारे पास स्पीशी प्रोटॉन को डोनेट करेगा, जो टेंड टू डोनेट अ प्रोटॉन और आपको जो है वो OH+ आयन देगा, यानी सॉल्वेंट को H+ आयन देगा, वो हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, वो एसिड कहलाया जाएगा। और बेस उसको कहलाया जाएगा जो प्रोटॉन आयन को एक्सेप्ट करता है, जो इस H+ आयन को सॉल्वेंट से लेता है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेस है। यानी आप लोग देख लें, इसमें देख लें अगर आप नाइट्रोजन को वाटर में डालेंगे तो ये कोई भी H+ आयन OH+ आयन नहीं देता, तो इस वजह से हम अर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि NH3 हमारे पास बेस है या एसिड है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी कंसेप्ट के मुताबिक हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर के साथ जब NH3 रिएक्ट करता है तो वाटर से ये अपना हाइड्रोजन ले लेता है और हमारे पास वाटर हाइड्रोजन को डोनेट करता है, तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो ये बेस कहलाएगा। और वाटर हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन डोनर है, तो ये एसिड कहलाएगा। ये एसिड है उसका और ये हमारे पास क्या है, उसका बेस है। लेकिन यहां पर आप देख ले इस रिएक्टेंट साइड पे या रिएक्टेंट साइड पर तो अमोनिया क्या है, अमोनिया बेस है और वाटर एसिड है। लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में अमोनियम आयन बना तो अमोनियम आयन अभी बेस नहीं है, इसको हम लोग कंजुगेटेड एसिड कहते हैं, कंजुगेटेड एसिड। और यहाँ पर OH आयन जो कि वाटर से बना है, इसको जो कि वाटर यहाँ पर एसिड है लेकिन यहाँ पर OH आयन जो बन रहा है इसको हम लोग कंजुगेटेड बेस कहते हैं। अंडरस्टैंड बेटा। अभी इस कंजुगेट का क्या मतलब है, कंजुगेट का सिंबल मतलब ये है कि दो ऐसे पेयर एसिड और बेस का जो एक दूसरे से सिर्फ H+ आयन से डिफर्ड करते हो, यानी डिफरेंस सिर्फ ये रखता हो कि H+ आयन अगर ऐड करे तो दूसरा स्पीशी बन जाता है, इसको हम लोग कंजुगेट एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख ले ये हमारे पास NH3 है और यहाँ पर देख ले ये हमारे पास NH4+ है। तो अगर आप एक हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेंगे तो ये वापस से बन जाएगा, अगर आप इसके साथ एक हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, बेस है और ये एसिड है, तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी कंसेप्ट। इसके बाद यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास ये क्या है, ये एक बाइकार्बोनेट आयन है और बाइकार्बोनेट आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। तो प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करता है, तो ये हमारे पास बेस कहलाएगा और देता तो ये है, तो ये हमारे पास एसिड कहलाएगा। यहाँ पर आप देख लें हमारे पास कार्बोनिक एसिड है और वाटर है और उसी तरीके से ये रिएक्शन दोबारा से परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को आप देखेंगे तो ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड को देखेंगे, जब ये कार्बोनिक एसिड और ये हाइड्रोक्सिल आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये वापस से भी ये चीजें बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो ये हाइड्रोजन को डोनेट करता है इसको, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन डोनर है। तो हाइड्रोजन डोनर क्या कहलाएगा, ये हमारे पास एसिड कहलाएगा। और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है तो ये हमारे पास बेस कहलाएगा। लेकिन ये दूसरे इससे ये बन रहा है तो ये एक दूसरे की कंजुगेट एसिड और बेस है, और ये हमारे पास कंजुगेट एसिड और बेस है।
फिर हम लोग लीविस कंसेप्ट पे आते हैं। कुछ स्पीशी ऐसे भी होते हैं कि जो हाइड्रोजन ना एक्सेप्ट करता है ना डोनेट करता है, तो फिर हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो फिर इसके लिए लीविस आया और लीविस बाबा ने हमें बताया कि किस तरीके से हमें एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करना है। उन्होंने सिंपल कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी उसका कंसेप्ट किसके बेस पे था, उसका कंसेप्ट हमारे पास क्या था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जो आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये होता है कि एक स्पीशी ऐसी आती है जो अपनी दो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है किसी भी एक्सेप्टर स्पीशी को, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो हमारे पास लीविस के मुताबिक एसिड कौन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और बेस कौन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो यहाँ पर आप देख लें, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर देख ले, जो डोनेट करता है इसको हम लोग बेस कहते हैं। तो ये आपके पास बेस है और जिन्होंने एक्सेप्ट किया ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एसिड है। इसी तरीके से आप लोग मुझे बताएं, मैं एक एग्जांपल आप लोगों के हुजूर लिखता हूं, आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये एसिड है या बेस है। यहाँ पर आप लोग देख लें कि हमारे पास एक स्पीशी है जिसको हम लोगों ने NH3 का नाम दिया हुआ है। ये हमारे पास NH3 है, यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर H प्लस आयन्स है। तो ये जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाता है ये आयन, अमोनियम आयन। यहाँ पर H, यहाँ पर H, 3H, 4H और ये बनता है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड है, इनमें से ये क्या है और ये क्या है, यानी A क्या है और B क्या है। यानी हमारे पास आपने कहना है कि A इज एसिड और B इज एसिड और Y आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। फिर हम लोग जाते हैं अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ पर आप लोग देखें कि एसिड और बेस में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है। अगर हम एसिड की प्रॉपर्टीज को देख लेंगे तो हमारे पास क्या है कि व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम एसिड को डिसॉल्व करेंगे तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। फिर हम लोग अगर हम इसको ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर हम एसिड में रखेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास रेड होगा। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, ब्लू से क्या बनेगा, रेड बनेगा, ब्लू से क्या बनेगा, रेड बनेगा। इस तरीके से आपने याद रखना है। लिटमस पेपर टू टाइप्स के आते हैं, या तो ब्लू लिटमस पेपर आता है या रेड लिटमस पेपर आता है। तो कौन से वाले एसिड के लिए यूज होता है, कौन सा वाला बेस के लिए यूज होता है, इसके लिए आसान सा ट्रिक मैं बताता हूं। ए क्या है, ए पहला अल्फाबेट है, तो ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, बी आता है। तो ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास क्या एसिड के लिए यूज होता है। तो ब्लू लिटमस पेपर कौन से में कन्वर्ट जब होगा तो वो एसिड कहलाएगा, रेड में। दूसरी बात, इसके अलावा हमारे पास बेस के लिए रेड लिटमस पेपर यूज होता है। जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है तो वो हमारे पास बेस कहलाएगा। फिर हम लोग देखते हैं इसके टेस्ट के हवाले से कि ये हमारे पास सोडेन टेस्ट है। फिर हम लोग अगर रिएक्शन इसकी करते हैं, जब हम एसिड की रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाता है और वो हमारे पास साल्ट और वाटर बनाता है। और ये एसिड हमारे पास एक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है। जब ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन बनता है। कैसे, यहाँ पर आप लोग जरा देख लें कि एक्टिव मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो किस तरीके से यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख लें, हमारे पास सोडियम है, सोडियम एक एक्टिव मेटल है। हमारे पास HCl है, HCl जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लुक। यहाँ पर हमारे पास NaCl बनता है, एक तो साल्ट बनता है प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनता है। ये हमारे पास 2 हो गए। तो आप लोग देख लें कि हमारे पास 2 और ये भी 2 हो गए। तो ये हमारे पास कितने हो गए, ये अगर 2 हो गए तो ये हमारे पास क्या है, ये 2 हो गए, ये 4 होने चाहिए। नहीं, 4 नहीं होने चाहिए, ये भी हमारे पास आप लोग देख लें कि कितने हैं। तो 2 क्या है इसके पास, यस, ये भी 2 होने चाहिए। ये हमारे पास क्या है बेटा, इसको ज़रा देख लें, ये हमारे पास 2 होने चाहिए। तो हमारे पास अगर आप लोग देखते हैं तो ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 2 होने चाहिए। तो ये इसका क्या है कि जब एसिड, ये एक एसिड है, जब एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए हाइड्रोजन गैस बन गया। दूसरी दूसरी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास Mg आता है, Mg के साथ क्या क्या कंबाइन हो जाता है, Mg के साथ हमारे पास कंबाइन हो जाता है क्या चीज़ बेटा, Mg के साथ अगर कंबाइन हो जाता है कौन सी चीज़, Mg के साथ अगर कंबाइन हो जाती है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड है। तो ये क्या बनाता है, लोग बेटा, ये हमारे पास MgNO3 बनाता है और फिर यहाँ पर आप देख लें एक हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो एसिड और बेस में ये डिफरेंसेस हैं। सही है बेटा। फिर हम लोग जाते हैं बेस की तरफ कि हमारे पास बेस में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो बेस की अगर आप बात करें तो बेस हमारे पास, बेस की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, बेस की प्रॉपर्टीज ये है कि जब ये इस वाटर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा और फिर हमारे पास अगर आप देख लेंगे तो ये हमारे पास स्लिपरी होगा। अगर आप उसको
टेस्ट मतलब आप टच करेंगे तो ये स्लिपरी स्लिपरी सा होगा, और अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास वाटर और साल्ट बनाता है। अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर इसको अगर आप देख लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये एक कंबशन रिएक्शन है कि किस तरीके से कंबशन होता है। यहाँ पर अगर हम सिर्फ कार्बन की कंबशन करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन हम मिलाते हैं, कंबशन क्या है? कंबशन ये है कि ऑक्सीजन किसी के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो जल जाता है, इसको हम लोग कंबशन कहते हैं। तो अगर हम कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और इसको हम लोग केमिस्ट्री ऑफ फायर भी कहते हैं, और इसको हम लोग कंबशन कहते हैं। और ये कंबशन क्या है? ये कंबशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ये हम आगे आने वाले स्लाइड में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि दूसरा रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है वो किस तरीके से है। यहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोल है तो कोल अगर हम बर्न करते हैं तो हमारे पास कोल में क्या है, कार्बन एटम है। कार्बन एटम ऑक्सीजन के दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो ये ऑक्सीडाइज होता है और ये हमारे पास रिड्यूस होते हैं, और इससे हमारे पास क्या बनता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या है, ये एक और टाइप ऑफ रिएक्शंस है जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शंस। अगर रिडॉक्स रिएक्शन को अगर आप लोग देखते हैं, इसमें दो टाइप ऑफ रिएक्शन है, एक है रिडक्शन रिएक्शन और एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। एक एक को हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन क्या है। यहाँ पर आप लोग देखिए, रिडक्शन रिएक्शन इंतहाई सिंपल सी रिएक्शन है। ये तीन कंसेप्ट पे हम लोग, तीन पॉइंट्स पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। सिंपली मैं बताता हूँ, आपने एक फार्मूला याद रखना है, रोर। रोर का फार्मूला आपने याद रखना है। तो अगर आप रोर का फार्मूला याद रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ, इसको हम कहते हैं रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शन कहते हैं। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो अगर आपको ऑक्सीजन सिर्फ याद पड़ा ना इससे, तो ऑक्सीजन के अपोजिट यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब करेगा इसको हम भी रिडक्शन कहते हैं, या गेन ऑफ हाइड्रोजन भी जब करेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। यानी रोर का अपोजिट हमारे पास क्या है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का अपोजिट है गेन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और उसी की अपोजिट को हम लोग क्या कहते हैं? अगर आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन में अगर रोर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और फिर इसका अपोजिट कौन सी चीजें हैं? दो चीजें हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अभी देखते हैं इस पीरियोडिक टेबल में इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हम लोग जब हम प्रैक्टिकली कोई भी रिएक्शन को देखते हैं तो इसमें हमें पता नहीं चलता कि किसने हाइड्रोजन को ऐड किया, किसने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, किसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, हमें इस सच पता नहीं चलता क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं हुए होते। तो हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी रिएक्शन में, कौन सी भी स्पीशी में हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है या रिडक्शन रिएक्शन हुई है, तो आपने इस पीरियोडिक टेबल को देखना है और ऑक्सीडेशन नंबर आपने याद रखने हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आपको अगर निकालना आता है तो तब आपको आसानी के साथ पता चलेगा कि कौन से स्पीशी में रिडक्शन हुई है, कौन से में ऑक्सीडेशन हुई है। यहां पर देखिए बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर ग्रुप है। फर्स्ट नंबर ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर आपने याद रखना है, हमेशा +1 होगी। यहां पर ये सेकंड नंबर ग्रुप को आप देख ले, सेकंड नंबर ग्रुप की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी। यहां पर अगर आप इस थर्ड नंबर ग्रुप को देखेंगे तो इसकी हमारे पास हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। यहां पर अगर आप देख लें इस हेलोजन की फैमिली की जो 8 नंबर ग्रुप है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। इसको आप देख लेंगे ये फ्लोरीन वाली, तो इस फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगी। यहां पर ऑक्सीजन की सिर्फ बात करें तो ऑक्सीजन की हमारे पास इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। कभी कभार इसका -1 भी हो सकता है और कभी कभार हमारे पास इसका +1 भी हो सकता है, लेकिन वो इंतहाई रेयर केसेस में आते हैं। तो अभी इन कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आपने देखना है कि कहां पर रिडक्शन हुई है, कहां पर ऑक्सीडेशन हुई है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप नंबर 2 +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप नंबर 3 +3 ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप नंबर 7 -1 ऑक्सीडेशन नंबर, एंड ग्रुप नंबर 8 यानी हमारे पास ग्रुप नंबर 6 का जो हमारे पास आते हैं, जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और हमारे पास जो हेलोजन है उसका -1 है, और जो नोबल गैसेस है उसका 0 है। और दूसरी बात ये भी आपने याद रखनी है कि इज अ होल अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल पे हमारे पास इज अ होल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर कोई भी आयन है, ख्वाह वो मॉलिक्यूलर आयन है या एटॉमिक आयन है, उसकी नेट चार्ज उसके आयन के चार्ज के बराबर हो गया। अगर किसी भी 3 चार्ज है तो नेट चार्ज उसके 3 के बराबर होगी। यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास एक आयरन है, आयरन कंबाइन हो जाता है एक्वस कोई भी साल्ट ऑफ कॉपर के साथ। जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस फॉर्म में है ये,
आयरन, तो आयरन हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये आयनिक फॉर्म में है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस करते हैं, इस वजह से यहाँ पर +2 आता है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं तो इस वजह से यहाँ पर 0 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो उनमें क्या आया, उसको हम लोगों ने क्या कहा, उसको हम लोगों ने कहा ऑक्सीडेशन। लेकिन जब यहाँ पर देखिए इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया कॉपर ने, तो इसको हम लोगों ने कहा कि ये रिडक्शन है। फिर दूसरी एक कंसेप्ट आती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसको भी जरा देख लेते हैं बेटा कि हमारे पास इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारे पास इसमें कौन से में ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पर ये और ये हमारे पास इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी एजेंट में ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है इसका अपोजिट उसका एजेंट होगा। यानी आप लोग देखें ना, अगर आप लोग इसको एक एनालॉगस तरीके से आप समझाए, ये हमारे पास सी चाइना है और ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में चाइना का अगर बंदा है तो ये चाइना का एजेंट है, लेकिन रहता तो पाकिस्तान में है। यहां पर अगर चाइना में कोई बंदा है पाकिस्तान का, तो रहता तो चाइना में है लेकिन है तो पाकिस्तान का। तो इसी तरीके से बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर इसमें रिडक्शन हो रहा है कॉपर में, तो कॉपर में अगर रिडक्शन हो रहा है तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अंडरस्टैंड बेटा। यहाँ पर आप लोग देखिए, इस रिएक्शन को ज्यादा जो है वो आप समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्जेस मौजूद नहीं है, तो आप लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारे पास कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से में रिडक्शन हुई है, कौन से में ऑक्सीडेशन हुई है। अगर आप उसको फॉरगेट कीजिएगा इस एरोस को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो 2 के कितने हो गए, -4 हो गए। और यहाँ पर आप लोग मैंगनीज को देखें तो मैंगनीज का हमारे पास, इसको हम कंबाइन करेंगे, यानी -4 को के साथ क्या ऐड करें कि 0 आए, तो इसके साथ हम +4 ऐड करेंगे। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर इस साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे मैंगनीज को देखेंगे तो आपको पता है कि एक क्लोरीन का चार्ज कितना है, -1, तो 2 क्लोरीन के चार्ज कितने हो गए, यानी ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो मैंगनीज का कितना होगा, +2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंगनीज +4 से +2 में कन्वर्ट हो गया है। तो -4 से जब +2 में कन्वर्ट हो गया है तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने ऐड किए हैं तो इस वजह से इसको रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लोरीन को देखेंगे तो यहाँ पर रिमूवल हुई है इस हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर आप देख ले कि हमारे पास -1, यानी क्लोरीन -1 स्टेट से, यहाँ पर -1 है, ये 0 स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस की है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पर इसको जरा आप देख लें, यहाँ पर आप देख ले तो हमारे पास उन्होंने क्या किया, दो तीनों कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यानी अपने ऑक्सीजन को लॉस किया, और ऑक्सीजन के लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन उन्होंने गेन किया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इस वजह से इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ले कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक ऑक्सीजन का क्या है, एक ऑक्सीजन का -2 है, तो 3 का क्या हो गया, तो 3 का -6 है। तो 3 का अगर आप -6 हो गए तो एक फेरिक का कितना आया, -3, -3 ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि 2 का -6 हम कर लेंगे तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप फेरिक को देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है। तो -3 से अगर 0 में चला गया है तो उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और अपने इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करता है तो इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर आप देख ले कि ये हमारे पास अब माइनस, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 है तो कार्बन का +2 हो जाएगा, तो ये +2 से +4 स्टेट में चला गया, यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या किया, हमने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर उन्होंने क्या किया, या उन्होंने, यानी ये हमारे पास क्या है, कार्बन को आप देख लें यहाँ पर CO में आप देख लें तो ये इसका -2 है, इसका +2 है। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो CO2 में बनता है, तो ये -4 है, ये क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा। यानी उन्होंने, यानी कार्बन ने भी क्या किया, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यानी यहाँ पर आप देख लें इन्होंने भी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन बन गया। ये क्या है बेटा, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे आप लोग देख लें, बिल्कुल उसी तरीके से कंसेप्ट है। आप फेरिक को देख ले, आप वेनेडियम को देख ले, जब उन्होंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसको आप लोगों ने करना है कि इसमें कौन सा आप लोगों के पास किस रिएक्शन का रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस में रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई है, किस में रिडक्शन हुई है। अंडरस्टैंड बेटा। और ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट है कि किस तरीके से बायोकेमिस्ट्री में ये यूज होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन हमारे पास हमेशा कपल में होती है। एक स्पीशी में अगर रिडक्शन होता है तो दूसरी स्पीशी में हमारे पास क्या होगा, दूसरी स्पीशी में ऑक्सीडेशन होगा। एक में अगर रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे में ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास कोई भी स्पीशी है लैक्टेट, जब लैक्टेट में ऑक्सीडेशन होती है तो लैक्टेट से पायरुवेट बनता है। और हमारे पास ये ऑक्सीडेशन किस तरीके से होती है, तो लोग बेटा, हमारे पास लैक्टेट के साथ कौन सी चीज कंबाइन हो जाती है, NAD+। NAD+ कंबाइन जब हो जाती है तो ये NAD+ इस लैक्टेट से 2 हाइड्रोजन को ले लेती है। तो ये हाइड्रोजन लॉस करता है और ये हाइड्रोजन को गेन करता है। जब ये लॉस करता है अपने हाइड्रोजन को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप रोर लिखे,
रोर आपने लिख लिया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो इस प्रोसेस को जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो ये रिडक्शन है। अगर ये रिडक्शन है तो अपोजिट रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सी है, एक आपके पास आया और ये फार्मूला आपके पास याद रहा तो कोई भी रिएक्शन आप इजीली डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपके पास स्लाइड पहले आ चुके थे लेकिन इसको मैंने लास्ट में कर दिया ताकि मैं समझता था कि पहले जो है वो आपको केमिस्ट्री ज़रा बता दी जाए, फिर इसकी इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग आपको बता दी जाए। हमारे पास नर्सिंग क्या है, नर्सिंग आप सब लोग जानते हैं, आपने जो नर्सिंग प्रोफेशन चूज़ किया हुआ है तो आप सब लोग जानते हैं कि नर्स नर्स बन के आपने खिदमत करना है किसी भी पेशेंट को। आप हॉस्पिटल में देखते हैं सबसे ज़्यादा केयर और क्योर जो देती है वो हमारे पास कौन देती है, वो नर्सेज देती हैं। तो नर्सेज हमारे पास एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, वो जो फोकस करता है केयर ऑफ द इंडिविजुअल पे, फोकस करता है फैमिली और कम्युनिटीज़ पे। ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट पे फोकस नहीं करता सिर्फ नर्सिंग, नर्सिंग हेल्थ प्रमोशन पे भी फोकस करता है कि किस तरीके से लोग बीमारियों से बच जाए। फिर हम लोग देखते हैं कि सो दे कैन अटेंड, कि हम लोग फैमिली इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, फैमिली और कम्युनिटी पे फोकस करते हैं ताकि वो अपनी हेल्थ को अटेंड कर सके, मेंटेन रख सके, या अगर वो बीमार है तो वो अपनी हेल्थ को वापस से रिकवर कर सके। और या हमारे पास फ्रॉम द कंसेप्शन टू डेथ, जब तक पेशेंट मतलब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेकर डेथ तक तमाम क्योर एंड क्योर फिक्र हमारे पास किसके पास होती है, नर्सेज के पास होती है। हमारी कम्युनिटी में बात मशहूर है कि तमाम आलमी इस्लाम की फ़िक्र दो लोगों के साथ ज़्यादा होती है। एक तबलीगी हज़रात के पास, वो आखिरत का फ़िक्र आपका करते हैं, और दूसरा नर्स के पास, वो नर्स आपकी दुनियावी और आपकी हेल्थ की केयर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आप लोग देख ले, ये भी वही है कि नर्सिंग इज दी प्रोटेक्शन, प्रमोशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ एबिलिटीज एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, कि आपकी हेल्थ की तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, इसकी हिफाजत करना, उसको जो है वो अगले लेवल पर पहुंचाना। ऑप्टिमाइजेशन की आप पूरी तरीके से अपने हेल्थ को यूटिलाइज करें और आप सेहतमंद रहें, आप तमाम एबिलिटीज को यूटिलाइज करें और आप बीमारियों से बच जाइए, किसी भी इंजरी से आप बच जाए। या इलिविएशन ऑफ द सफरिंग, इलिविएशन ऑफ द सफरिंग का मतलब क्या है कि आप में कोई तकलीफ है तो आपको तकलीफ से छुटकारा दे या आपको तकलीफ दूर करे, आपकी तकलीफ थ्रू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि आपकी तकलीफ को डायग्नोस करे कि क्यों आपको तकलीफ हो रहा है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। फिर हमारे पास आपके लिए आवाज उठाए, आपकी हेल्थ के लिए आवाज उठाए, इंडिविजुअली भी और फैमिली वाइज भी, कम्युनिटी वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, ये नर्स का काम है। इसके बाद वाई केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट ऑन नर्सिंग, फिर केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है एक नर्स के लिए, तो यहां पर आप देख लें कि आपका वास्ता पेशेंट के पास है। अगर पेशेंट के पास है आपका वास्ता, तो पेशेंट क्या है, पेशेंट एक बायोलॉजिकल बीइंग है। बायोलॉजिकल बीइंग का क्या मतलब है कि इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं और उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को बनाया हुआ है। तो आप लोग अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास पेशेंट के पास बॉडी में एंजाइम्स हैं, यहाँ पर देख ले कि उसमें डिफ्यूजन हो रही है मुख्तलिफ केमिकल्स की, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल रहा है, उसके ब्लड का पीएच है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है, कुछ खाना खाता है। तो इन सारी चीज़ों के इल्म अगर हम हासिल करेंगे तो ये हमारे पास केमिस्ट्री में आता है। तो इस वजह से ये हमारे पास एक नर्स के लिए केमिस्ट्री इस वजह से पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि हमारे पास योर पेशेंट माइट हैव एसिडोसिस, अल्कलोसिस, ये किस तरीके से आप डायग्नोस करेंगे, ये आप लोग एबीजीज करेंगे। एबीजीज आप लोग अभी नहीं जानते लेकिन एबीजीज करते हैं आर्टीरियल ब्लड गेसेस, उसके जरिए से हम लोग ये डायग्नोस करते हैं किसी भी क्रिटिकल इल पेशेंट में जो आईसीयूज में होते हैं कि इसको कौन सा एसिडोसिस है, कौन सा अल्कलोसिस है, यानी इसकी ब्लड का पीएच आया एसिडिक की तरफ जा रहा है या बेसिक की तरफ जा रहा है। अगर आपको पीएच का नहीं मालूम तो हमारे पास भी एक स्केल है जिसमें 14 तक इसमें मार्किंग है, तो हमारे पास इसकी बीच यानी 7 ये न्यूट्रल है, और हमारे पास 7 से 14 तक जो इसकी मार्किंग है ये हमारे पास बेसिक कहलाती है, और 7 से नीचे जितने भी मार्किंग है ये आप लोगों के पास एसिडिक कहलाती है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, अगर आप लोग देखते हैं कि यू आल्सो नीड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स, के आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है, आप लोगों ने सेकंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, नर्व इंपल्स किस तरीके से बनता है, या मसल कंट्रैक्शन किस तरीके से होता है, इसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाते हैं आपके बॉडी में तो आपके बॉडी सही से काम नहीं कर पा रहा होता, तो इस वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट का इल्म जानना भी इंतहाई जरूरी है एक नर्स के लिए, जो कि केमिस्ट्री का इल्म है। फिर इसके बाद आते हैं, a nurse will be hanging so many different fluids, and if he or she doesn't know what is for and how it will affect the patient लाइफ विल बी इन डेंजर। अगर केमिस्ट्री का इल्म नहीं है किसी नर्स के पास तो जो जिस पेशेंट को वो केयर दे रहा है तो इसका लाइफ जो है वो खतरे में है।
नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं, यू नीड टू नो द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। हमें केमिस्ट्री का नॉलेज इंतहाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको पेशेंट को हम लोग क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन मुख्तलिफ वैल्यूज़ में आते हैं, केमिकल्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, हम मुख्तलिफ इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हुए हैं, मोल्स, मिलीमोल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री की कंसेप्ट है। लेकिन जब हम देते हैं पेशेंट को मिलीग्राम, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास केमिस्ट्री के नॉलेज में आते हैं। यू मस्ट नो अबाउट द प्रिपेयर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ द मेडिसिन। अगर आपसे कहा जाता है कि 5% सॉल्यूशन देने हैं और आपको केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, तो आप पेशेंट को नहीं दे सकते कोई भी सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, आल्सो यू नीड टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट बिटवीन एसिड और बेस। एसिड और बेस का डिफरेंस आपने जानना है। आप लोगों को पता है कि आप लोग जब बसों में जो है सफ़र करते हैं, बीआरटी में सफ़र करते हैं, या किसी हुजरे में आप बैठते हैं या खानदान वालों के साथ बैठते हैं, तो यही मसले हैं कि मेरा मैदा जो है वो इसमें तज़बियत है, ज़मा में दस्तसोज़ी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये हमारे पास एसिडिटी है। तो फिर इस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है? अगर आपको पता नहीं है कि एसिड की अपोजिट क्या है, बेस है, तो आप उसको सही इंटरवेंशन ही नहीं कर पाते। फिर अगर आप देखते हैं कि हमारे पास इट विल आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ दैट सम मेडिकेशन आर मोर रेडीली अब्सॉर्ब्ड इन द अदर इन द बॉडी। अगर आपके पास फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं है, यानी ड्रग्स के बारे में आपको इल्म नहीं है, केमिस्ट्री के बारे में इल्म नहीं है कि किस तरीके से कोई भी ड्रग अब्सॉर्ब होता है, उसके बॉडी में कौन सा ज़्यादा देर रहता है, कौन सा कम देर रहता है, तो आप जो है एक प्रोफेशनल और हमारे पास इफेक्टिव नर्स नहीं बन सकते। इसके बाद आप देखते हैं पीएच। अभी मैंने आपको बताया पीएच इज अ कांसेप्ट दैट कम्स अप इन यूरिन एनालिसिस। यूरिन की एनालिसिस हम करते हैं, ब्लड की एनालिसिस हम करते हैं, या ब्लड गैसेस की एनालिसिस हम करते हैं, तो इसके लिए हम पीएच जो है यूज करते हैं और इसी के मुताबिक हम पेशेंट को फिर डील करते हैं। इसके बाद नर्सेज मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पर्टिकुलर मेडिसिन विल रिएक्ट इन डिफरेंट पेशेंट। किस तरीके से एक मेडिसिन जो है वो मुख्तलिफ पेशेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है, कब आपने देना है, कब आपने नहीं देना। कभी अब 2 ड्रग अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं, तो आपने पेशेंट को ये बताना है कि कौन सा ड्रग एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो एक अगर आप सुबह को लेंगे तो दूसरे शाम को आप ले सकते हैं, कौन से ड्रग आप इकट्ठे भी ले सकते हैं। तो इसके पास नॉलेज होने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास केमिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है। योर पेशेंट इज फीलिंग गिडी इफ यू डोंट नो केमिस्ट्री, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रीट। अगर आपके पास केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है तो आप पेशेंट को ट्रीट ही नहीं कर सकते। सिंपली ये है। योर पेशेंट इज वोमिटिंग। अगर आपके पेशेंट वोमिट कर रहा है और आपको इसकी केमिस्ट्री का पता नहीं है कि किस तरीके से उसको वोमिट आ रही है, आप लोग इसको कौन से मेडिसिन देंगे, यू विल नॉट नो कि आप कौन से मेडिसिन इसको करेंगे, वोमिटिंग सेंटर को किस तरीके से आपने सप्रेस करना है, और इसी तरीके से किस तरह आपने इस पेशेंट को ट्रीट करना है। अगर आपको केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है तो ये भी नहीं कर सकते। योर पेशेंट आल्सो इंजेस्टेड अ टॉक्सिक केमिकल। कोई भी टॉक्सिक केमिकल उन्होंने लिया, वेनम लिया, या हमारे पास कोई दवाई पड़ी हुई थी, ज़रई अद्वियात एग्रीकल्चर कोई भी दवाई पड़ी हुई थी, या मेंढकों वाली, या हमारे पास चूहों वाली कोई भी दवाई थी, जो बच्चे हैं उन्होंने खा ली, तो वो टॉक्सिफाई हुआ, अभी उसके ब्लड में वो टॉक्सिन चला गया। तो आप केमिस्ट्री अगर आपको पता नहीं है, आपको इनका पता नहीं है कि इनमें कौन से टॉक्सिन है, कौन सी चीज़ें कौन सी जगह पर इफेक्ट करते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे, और ये हमारे पास आपकी क्या हो जाएगी, आपकी वीकनेस हो जाएगी। तो इस वजह से आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। और इस लेक्चर तक हमारे पास फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्टडी कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।